बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सियासी तमाशा बदस्तूर जारी है। एक तरफ हमने देखा कि गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप एतमाद का वोट लें, और ऐसा नहीं हुआ तो गवर्नर ने उनको डी नोटिफाई कर दिया। वो फैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट में जाता है, चैलेंज किया जाता है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और कल आर्जी रिलीफ मिल गया चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को। वो इस तरीके से कि उनका जो गवर्नर का डी नोटिफिकेशन था सीएम साहब का, वो तो वापस हुआ ही हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भी कि जो एक ख्याल किया जा रहा था काफ लीग की बहुत सारे लोगों के बयानात को लेकर के शायद खुद भी परवेज इलाही साहब नहीं चाहते कि पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो, और आज वो बड़े खुश भी होंगी। ये कल मुख्तलिफ हमने तज्ज़िये इस तरीके के सुने भी हैं, और साथ ही साथ पीडीएम भी बड़ी खुश होगी क्योंकि उनका भी यही मकसद था कि पंजाब असम्बली तहलील ना हो सके। तो एक विन विन सिचुएशन कल के दिन हमें नज़र आई। फिर एक और एतराज़ इस चीज़ पर भी हुआ कि जिस अंदाज में लाहौर हाई कोर्ट ने अश्योरेंसेस मांगी, गारंटीज़ मांगी कि आप लिख कर दें कि आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे। पहले वाला जो मौक़िफ़ था कि नहीं, ये तो सीएम का इख्तियार है तो हम लिख कर क्यों दें, लेकिन बाद में वो लिख कर दिया गया और एक इंटरिम रिलीफ जो है उनको मिल गया, जिसके बाद वो भी बहाल हो गए और उनकी काबीना भी बहाल हो गई। 11 जनवरी को अब इसकी समाअत होनी है। आज इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमाओं ने, वफाकी वज़रा ने, जिसमें राना सनाउल्लाह भी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका सू मोटो नोटिस खुद लेना चाहिए। साद रफ़ीक साहब ने ये भी कहा कि ऑब्वियसली हम भी सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर कर रहे हैं और हमारी इस पर मुशावरत जारी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि इंटरिम रिलीफ के चक्कर में उनको परमानेंट रिलीफ जो है एक तरीके से दे दिया गया है, और ये जो 18 दिन के बाद की समाअत है वो कहते हैं कि इसमें परवेज इलाही साहब पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी हुकूमत बेइंतहा करप्शन करेगी, अरबों रुपए की करप्शन करेगी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इनके इख्तियारात जो हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब वो महदूद कर देने चाहिए। फिर एक दूसरे पर ये इल्ज़ामात भी जारी हैं कि कौन इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है। आज यही बात पीएमएलएन ने की, कल यही बात खान साहब कर रहे थे कि मंडियां लग रही हैं, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी इसी किस्म के इशारे जो हैं वो मिले हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। और जो खान साहब ने आज एक बार फिर से साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात लगाए हैं, और आज ये भी कहा है कि जनरल बाजवा ने आसिफ जरदारी और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह से एक डील की थी, ये इल्ज़ाम उन्होंने फिर से लगाया है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, बहुत शुक्रिया आपका। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पहले तो सेनेटर अफनान साहब, कल तो हम ये कह रहे थे कि विन विन सिचुएशन, आप भी नहीं चाहते थे कि असम्बलियां टूटें। ऑब्वियसली शायद अगर आप लोगों का ये इल्ज़ाम या बहुत सारे लोगों का ख्याल के खुद परवेज इलाही साहब भी नहीं चाहते थे, तो चलें वो भी खुश हो गए, आप भी खुश हो गए। फिर यकायक ये क्या हुआ कि आप अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जो आइन का आर्टिकल 130 क्लॉज 7 है जी, अगर आप वो देखें तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि गवर्नर के पास ये राइट है मौजूद कि वो जो वज़ीर आला है उससे कह सकता है कि तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो ऑन अ डेट एंड टाइम दैट गवर्नर डिसाइड। ठीक है, हमने इनको डेट और टाइम बताया, उसके बाद भी 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए, इन्होंने ना इजलास बुलाया, ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से दूर के बाद इजलास भी नहीं बुलाया। उस सूरत में कानून के मुताबिक सीएम को डीनोटिफाई करना बिल्कुल आईनी तौर पे ठीक था। हमें जो 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 मुझे भी क्या कहते हैं रिजर्वेशन है वो ये है कि हमने तो कोई गैर आईनी काम किया ही नहीं। ठीक है, और हमें जो है आइन, अच्छा ये जो कहते हैं कि इजलास तो ऑलरेडी चल रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप आइन पूरा बुला लिख लें, सकते हैं, खुसूसी इजलास हो सकता है, एक और इजलास बुला लें। वैसे आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इजलास चल रहा हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो सकती, वरना तो हम विफाक में कह दें इजलास चला दे और कहें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके दिखाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मतलब एक चीज आइन में है ही नहीं। देखें, दो क्लॉजेज हैं, सॉरी आर्टिकल है, 130 और 137, ये दो हैं कहते हैं। जो एक 137 है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है,
उसको भी देख ले, इसको भी देख ले, कहीं नहीं लिखा हुआ कि इजलास चल रहा हो तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। अब देखें बात यह है कि एक 63A की एक बड़ी तकलीफ दे फैसला अभी रिसेंटली मौजूद है, ठीक, जिसके अंदर जो है मैं बड़े एहतराम के साथ क्या कहते हैं अदलिया ने एक ऐसी डेफिनेशन दी जो आइन में नहीं लिखी। आप 63A को देख लें, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वोट पड़ेगा काउंट नहीं होगा। उसमें लिखा है वोट पड़ेगा, काउंट का तो लिखा हुआ ही नहीं पड़ेगा, उसके बाद बंदा डी सीट हो जाएगा, ठीक है ना उसको। और इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है। इस तरह के MPAs हैं जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया, वो उनका वोट काउंट हुआ और वो डी सीट हुए, फिर वो जाके कोई सेनेटर बन गया, कोई कुछ और बन गया। एक हमारे साथ कुलीग भी हैं सेनेटर मंजूर काकड़ बलूचिस्तान से। तो अब बात यह है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आला अदलिया से, और आवाम भी ये एक्सपेक्ट करती है कि वो ना मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दें, ना वो PTI के हक में फैसला दें। ओके, तो वो फैसला दें आइन और कानून के मुताबिक। ठीक है, नहीं आपको बेसिक एतराज ये है कि कल उन्होंने एक तो जिस पे हम बात करें कि जी गारंटीज मांगी और साथ ही मशरूत करने की कोशिश की, उनसे कहा कि आप क्लिक कर दें कि आप तब तक असेंबली नहीं तहलील करेंगे। आप लोगों से कहा कि आप बताएं कि फिर आप ये अगर ऐसा ये कह देते हैं, गारंटी दे देते हैं, तो फिर आप जो है वो ये अपना नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे। या फिर जो दूसरा आज राना सनाउल्लाह साहब ने इल्जाम लगाया कि 18 दिनों में ये अरबों की करप्शन कर जाएंगे। देखिए बात ये है कि जाहिर है वो 18 दिन बहुत दिन होते हैं, उसके अंदर जो है ऑलरेडी मैं आपको ये बात अभी बता सकता हूँ, आप चली जाएं गुजरात और जाके देखें, वहाँ पे इन्होंने ठेके दे दिए, रोड्स बन रही हैं, 3000 एम्प्लॉइज अपने हल्के से इन्होंने एम्प्लॉय कर लिए। अब ये सरकार का पैसा है, ये किसी के जाती तो पैसा है नहीं। फिर यही पैसा ये लोग MPAs वगैरह को अभी देंगे इस टाइम के ऊपर। तो जब देखें आइन के अंदर एक बात वाज़ेह तौर पे लिखी, ये हो सकता था कि अगर मतलब कि वो कह देते कि जी आप 2-3 दिन दे दें, हम कहते चलो ठीक। आपने 11 जनवरी तक का टाइम दे दिया, अगले जो है वो आराम से बैठ के। तो इतना लंबा जो टाइम मिला है आपको, बेसिक एतराज जो है वो उस चीज पे है। और बात ये है कि अगर PTI ये कहती है कि इनके नंबर्स पूरे हैं, तो भाई फिर आप नंबर पूरे करके दिखा। ठीक है, बैरिस्टर अहमद पंसोटा से पहले आपकी जरा इस पे राय, क्योंकि कल से हम ये डिबेट कर रहे हैं कि एक तो ऑब्वियसली कल का जो फैसला था, आर्जी रिलीफ मिला, 11 जनवरी को देखें क्या होता है, बट दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन थी। दोनों तरफ एक तरीके से खुशी थी कि जी चलें ठीक है, हमारी कामयाबी हो गई। ये PTI और उनके इत्तेहादी जमात का मौकफ था, और PMLN का भी अंदर से खुशी इस लिहाज से थी कि चलें असेंबली नहीं टूटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी। बट क्या जो कल अदालत के अंदर हमने देखा है कि जिस तरीके से तस्फिया एक कराने की कोशिश की गई हो, कि कॉम्प्रोमाइजेस पे दोनों पार्टीज को लाया गया हो, कि लिख कर दे दें, अश्योरेंसेस दे दें, अदालतें ऐसे करती हैं या करना चाहिए? बिल्कुल जी, मैं इस सवाल पे आने से पहले सेनेटर साहब ने जो भी बातें 2-3 की हैं उन पे एक क्विक कमेंट करना चाहूंगा। पहली बात, सेनेटर साहब ने एक आइन के आर्टिकल को रेफर किया 130(11), ये इनफैक्ट 137 की जो बात कर रहे हैं साहब, अगर आप आई एम रियली सॉरी, आपके और मेरे, हम दोनों के लिए बड़े मोहतरम हैं और आपके भी उस्ताद हैं, मेरे लिए भी बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने ज्वाइन कर लिया है। मैं उनकी ओपिनियन ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त आपने निकाला। एतजाज साहब, ये फरमाइएगा कि ये एक दफा हमने देखा था, अदालत ने कहा था PTI की हुकूमत से कि आप लिख कर दे दें कि नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आ जाए, या नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा, उनकी जान को खतरा नहीं है। तो हुकूमत ने कहा था कि हम कैसे लिख कर दे दें, किसी की जान की गारंटी हम कैसे दे दें। फिर एक गारंटी दी थी शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई की कि वो 4 हफ्तों में वापस आ जाएंगे। अब कल एक और गारंटी ले ली लाहौर हाई कोर्ट ने। तो अदालतें इस तरीके से तस्फिये कराती हैं या ये कॉम्प्रोमाइजेस पे दोनों पार्टीज को लाती हैं कि अश्योरेंसेस दे दें? वो जो मांगी थी उन्होंने अश्योरेंस अबाउट नवाज शरीफ, वो तो आज तक पूरी नहीं हुई जी। उसके बावजूद उन्होंने सलमान शरीफ को बेल आफ्टर अरेस्ट दे दी है, हालांकि वो 4 साल मफरूर रहे। मफरूर को कोई बेल नहीं ग्रांट करती अदालत, जो पहले से मफरूर हो उसको कोई अदालत पाकिस्तान में जमानत पे नहीं भेजती, क्योंकि जमानत तो वो पहले ही 4 साल मदद छुड़ा के आया है और वो मौज करता रहा है इन डिफाइंस ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर। तो इसलिए वो तो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ हो जाता है। अगर एक तरफ पे प्रेशर डालना हो दूसरे तरफ से, तो मिसाल के तौर पे ये हमजा शरीफ की जमानत हो गई, वो पेश भी नहीं हुआ तो उसकी जमानत हो गई।
जी। और कबल गिरफ्तारी हो गई। पर ये इसमें जो है, इसमें एक नजीर है मियां यासीन मियां मंजूर भट्टू के मुकदमे की। जी ठीक। उसने 3 जजों, हाईकोर्ट के 3 जजों ने, पर मोहलत बहुत ज्यादा थी। ये जमानत की थी कि वो दरीं असेंबली को बर्खास्त नहीं करेंगे एज चीफ मिनिस्टर, पर उसको 10 दिन की मोहलत दी गई। और ये इधर भी वो उस नजीर पे चले हैं। सही। मैं मेरे फैसले को भी और इस फैसले को भी आइन के मुताबिक तो नहीं मानता। कोई ये नहीं कह सकता मेरा अगर आईनी इख्तियार हो तो मैं वो सरेंडर नहीं कर सकता। सही, ऑब्वियसली। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं। ये कल भी ऑब्वियसली हमने देखा कि बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में बात की कि हम ये कैसे लिख कर दे सकते हैं, ये तो चीफ मिनिस्टर का आईनी इख्तियार है। लेकिन उसके बाद वो उन्होंने लिख कर दे भी दिया। तो ये इनको करना चाहिए था वैसे? नहीं, होना ही नहीं चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। ये तो इस बात पर नहीं हो सकती। और मेरा ख्याल है पीडीएम जाना का सोच रही है सुप्रीम कोर्ट में। जी जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में इस ऐसी शर्त पे भी जो खतरनाक है, ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा और ये कहेगा एक आईन एक हक देता है मुझे, वो गलत देता है सही देता है, ठीक है, उस हक को मैं सरेंडर नहीं कर सकता। जिस तरह फंडामेंटल राइट मेरा जो है उसको मैं सरेंडर नहीं कर सकता। मैं कहूँ जी मेरा हाथ बेशक आप काट लो क्योंकि मैं मुजरिम हूँ, आप मेरा हाथ काट लो, पर ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो वो नहीं है हो सकता। अच्छा इत्तेज़ार साहब, एक और चीज का जवाब दे दीजिएगा जाते जाते। मुझे बताइए कि ऑब्वियसली जो डिबेट चली, इन्होंने कहा कि गवर्नर ने इजलास बुलाने का कहा, सीएम को कहा कि एतमाद का वोट ले लें। हमारा तो ऑलरेडी एक इजलास चल रहा था। दूसरी तरफ का मौकफ ये आता है कि कहीं पे आइन में मुमानियत नहीं है कि आप एक और इजलास नहीं बुला सकते, खुसूसी इजलास बुला के वो एतमाद का वोट ले सकते थे। गवर्नर का नोटिफिकेशन आईनी था या गैर आईनी था, ये नुक्ता था कल अदालत के सामने। आपकी नजर में वो सही है नहीं है? इसको मरहला वार लेना। पहला मरहला है कि गवर्नर ने ये हुक्म दिया कि इजलास में 186 वोट दिखाए परवेज इलाही जी, ये उसका इख्तियार है बिल्कुल गवर्नर का। लेकिन इसकी वजह होनी चाहिए जो अदालत जिनको एग्जामिन कर सकती है फॉर रीजंस दैट हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, और वो रैशनल रीजन हो और वो मौजू हो। यूं ही नहीं कि जी आपने आज कमीज नीले रंग की पहनी हुई थी तो इसलिए आप 186 बंदे दिखाए, ठीक है, ये नहीं। उसका गवर्नर के पास कुछ एविडेंस होना चाहिए क्यों वो सोचता है। जो गवर्नर ने एविडेंस दिया है वो मेरे ख्याल में नाकाफी था कि एक वजीर ने इस्तीफा दे दिया। अगर एक वजीर इस्तीफा दिया उसने काबीना से, उसने पार्टी से तो इस्तीफा नहीं दिया, उसने लिख के तो नहीं ऐलान किया कि मैं पार्टी के साथ वोट नहीं करूंगा। लोग इस्तीफे देते रहते हैं। दूसरा उनका था कि जी वो उनके इत्तेहादियों के साथ इख्तिलाफात हो गए। वो इत्तेहादियों के साथ इख्तिलाफ होते रहते हैं और इत्तेहाद बनते चलते रहते हैं, तो वो भी इनाफ नहीं है। आप कई दफा कई बातों पे इख्तिलाफ करते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भी सफिशिएंट नहीं। तो सफिशिएंट कॉज नहीं थी मेरे ख्याल, सफिशिएंट कॉज आपकी नजर में नहीं थी। गवर्नर जी एक और इजलास बुला सकता है, बिल्कुल, ये तीसरी बात है, तो वो बुला सकता है। तो गवर्नर का इजलास बुलाना गलत नहीं था, वो बुला सकता था। चौथी बात बहुत जरूरी है जी कि वो उस गवर्नर के वो जो रोस्टर वाला, उसके शेड्यूल वाला तो इजलास बुलाया ही नहीं गया जिसमें वो 186 बंदे जमा करता परवेज इलाही। वो तो इजलास हुआ ही नहीं, वो तो स्पीकर ने कैंसिल कर दिया क्योंकि स्पीकर बादशाह होता है हाउस, बिल्कुल ठीक है, और स्पीकर पे अब ये एक इस चीज को याद रखना चाहिए
कि ये हर पार्टी, हर सियासी जमात के लिए एक इबरत का ताज़ियाना है, क्योंकि ये हर सियासी जमात, हर चीफ मिनिस्टर के साथ किया जा सकता है। बिल्कुल सही। मैं एक ब्रेक ले लूं। आई एम वेरी सॉरी अहमद साहब, मैं ब्रेक से वापस आके आप ही की तरफ आऊंगी राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, आपकी तरफ आने से पहले इत्तेजाज साहब से सिर्फ एक आखिरी सवाल जो है, सियासी सवाल जो हम करना चाह रहे थे। इत्तेजाज साहब, आपकी राय क्या है, ये जो एक सियासी तमाशा लगा हुआ है इस वक्त ओवरऑल मुल्क में, इमरान खान साहब का ये असम्बलियां तहलील करने का फैसला दुरुस्त है आपकी नजर में? वो तो जो था तो था, और मैं उसके उनके अपनी पार्टी को पता अंदाजा हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ अगर इमरान खान पे बहुत गर्म करना है पीडीएम ने और तो वो इसकी गवर्नमेंट गिरा दें। अच्छा। जिसकी होगी इलेक्शन के करीब उसको नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। और इमरान खान पे अल्लाह का बहुत करम होगा अगर उसकी वो गवर्नमेंट ना गिरा सका और यही गवर्नमेंट पीडीएम की इसको इलेक्शन में, शहबाज शरीफ को इलेक्शन में जाना पड़ा अपनी गवर्नमेंट को लीड कर, जो इसमें जाल में फंसेगा। अभी तो इमरान खान खुद उस बंदे में अपना साथ डालना चाह रहा है, खुद उस जाल में फंसना चाह रहा है। अच्छा। और उसका कोई हाल नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी जमातों को दो बातें। एक बात तो ये है कि ये जो आज हो रहा है तलवार, ये कल हर जमात से हो सकता है। अगर चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, अगर वफाक का नुमाइंदा गवर्नर किसी भी जमात को ऐसे वक्त में कहे जब उसके पास मार्जिन थोड़ा हो और उसके बंदे कुछ बिखरे हुए हो, कोई उम्रे पे गए हो, कोई यूरोप गए हुए हो, कोई बीमार हो, और वो उसको कह के दूसरे दिन आप बुलाओ सेशन, या प्रेसिडेंट कह दें नेशनल असेंबली का इजलास बुलाएं, वजीर आज़म एतमाद का वोट लें। हाँ जी, वफाक का ज्यादा सेंसिटिव है। जिस तरह गाना वो जो अपना है सलाउल्लाह जी, वो तो इस तरह फौजें लेके और वो एफसी लेके और रेंजर लेके एक सूबाई कैपिटल पे उतरा है जिस तरह कोई ईस्ट पाकिस्तान को फतह करना हो उसने। ये तो बड़ा, और इस तरह दंदनाता हुआ फिर रहा है कि वो, ये सब जमातों को सोचना चाहिए, सियासतदानों को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। इस वक्त क्या है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज एहसन साहब हमसे बात कर रहे थे। अहमद पनसोटा साहब, ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं तब थोड़ा सा जरा तफसील से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखें, सेनेटर साहब ने जब बात का आगाज किया तो मेरे नजदीक सेनेटर साहब ने बड़ा खूबसूरती से और मासूमियत से वो सारी एडमिशन कर ली जो कि इस सारे इशू का हल है। उन्होंने कहा कि हमने 130 सब क्लॉज 7 के तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा। अब अगर तो गवर्नर और पीएमएलएन और पीडीएम एक हैं, फिर तो द केस गोज आउट ऑफ द पिक्चर। गवर्नर तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है, और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने मांगा है तो आई एम श्योर इस बेसिस पर मांगा होगा कि वो खुद समझते हैं, और अगर वो खुद नहीं समझते और उनकी समझ में समझाया जा रहा है उनको, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन यहीं पर हो गई। बहरहाल आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 पर आते हैं। उसमें बड़ा क्लियरली वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं कि ही शैल समन द असेंबली। बिल्कुल बात ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली। समनिंग का तरीका जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। रूल 3 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी जो है टाइम, प्लेस एंड डेट नोटिफाई करेगा और उसके बाद वो इजलास होगा। साथ ही साथ जैसे एतजाज साहब ने कहा, अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इजलास चल रहा है उसके अंदर दूसरा इजलास नहीं चल सकता। ये बात भी अपनी जगह ठीक है कि एक इजलास इनऑर्डिनेटली लंबा नहीं चलेगा, जब वो खत्म होगा उसको कॉल कर लिया जाएगा। इसके अंदर टाइम फ्रेम भी आइन में मौजूद नहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला, वो भी उन्होंने जो आप कोर्ट ऑर्डर करें पढ़े उसमें लिखा हुआ है। अब आते हैं कोर्ट ऑर्डर पर। देखें, कोर्ट ऑर्डर से चूंकि 5 मेंबर बेंच ऑर्डर है, बहुत ही एहतराम से पेंडिंग डिसीजन है, बट मैं समझता हूं कि ये जो स्कीम एक बनाई गई है जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब को ये 18 दिन दिए गए हैं, ये मेरी समझ से तो बाहर है कि अंडर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये काम किया गया है। अगर आपने कोई मेकशिफ्ट मेजर करना भी था तो द टाइम शुड हैव बीन वेरी लेस देन दैट। और साथ साथ जो अगर आखिरी लाइन ऑर्डर की पढ़े वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दिस शैल नॉट प्रिक्लूड हिम फ्रॉम टेकिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हिज ओन अकॉर्ड। सो मेरी राय में तो ये उसको कहा नहीं गया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, अगर वो समझता है तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर ले। हाँ, ये मतलब भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसको प्रेजेंट मीडिया में गालिबन ये किया जा रहा है
कि पाबंद नहीं किया। उसके बाद अब अगली जो फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, जो आइन की मंशा है, वो बड़ी क्लियर है और बिल्कुल एतजाज साहब ने ठीक कहा। उन्होंने जरा उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि स्पीकर जो होता है इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। जब उसने रूलिंग दे दी है तो अदालत में इस वक्त वो रूलिंग प्लस गवर्नर का ऑर्डर दोनों अंडर कंसिडरेशन है। रूलिंग को तो वो देख सकती ही नहीं अदालत अंडर आर्टिकल 69 और देखना चाहिए भी नहीं, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजरल एस्पेक्ट। गवर्नर का जो ऑर्डर है उसमें भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे चूंकि रीजंस हैं और उन रीजंस में जाकर अदालत सिफ्ट आउट कर सकती है, तो अपने आप को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और इस केस को मेरा ख्याल है अगले 3-4 दिनों में सॉर्ट आउट करना चाहिए था, इंस्टेड कि आप इसके अंदर 11th की डेट डाल दें। ये तो यूर गिविंग देम एम्पल टाइम कि वो जो मर्जी करें। मैं करप्शन का इल्जाम तो नहीं लगाता क्योंकि वो जरा अनरीजनेबल बात होगी। बिल्कुल सही, जी जी सही। हसन खावर साहब साथ है हमारे? मैं जवाब दे दूंगा, नहीं है। अच्छा जी, जवाब अफनान सब जवाब दे दीजिए। देखिए इसके अंदर जो आर्टिकल 130 क्लॉज 7 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि गवर्नर विल समन द सेशन, क्या कहते हैं, प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है ना। तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जी जो है वो सब रूल 7, कोई रूल किसी लॉ को सुपरसीड नहीं कर सकता। सूबेदार जो है वो आर्मी चीफ को नहीं निकाल सकता। ये ऐसे ही है, कहते हैं कि आप कोई रूल लिख दे नीचे अंडर, इस तरह तो फिर तो कभी भी कोई भी जो असेंबली है उसका कोई चल रहा हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हमारे पास का वजीर आजम है, हम ये कह देंगे ठीक है हम ऑन कर रहे हैं अपना इजलास, अब हम खत्म करेंगे 11 अगस्त को या 17 अगस्त को, तो फिर तो आपके खिलाफ आ ही नहीं सकती। एक बात। दूसरी बात ये है कि गवर्नर जो है उसने ये पूरी की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है कि मैं क्योंकि इनके अलायंस के अंदर दरारें पड़ी हैं, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए, बड़े सख्त बयानात दिए, तो उसने पूरी अपनी वजूहात बयान की कि हमने इसलिए कहते ये वाला काम किया है। तो ये जो है ये मामला है और जो है वो इसके अंदर आइन बड़ा वादे तौर पे क्लियर है, कोई इसके अंदर कोई इबाहम मौजूद नहीं है और ये पहले बहुत दफा हो चुका है। क्योंकि पहली दफा थोड़ी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा रहा है पाकिस्तान की तारीख। ठीक है, मैं इस पे हसन साहब से पहले तो बताइएगा नंबर आपके पास पूरा है नहीं है? कल जो खान साहब इल्जाम लगा रहे थे, आज एग्जैक्टली वही इल्जाम जो साद रफीक साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने लगाया है कि आप लोग जो है वो मंडियां वहां पर लगा कर बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब ने जो वोट का एतमाद लेना है वो कहते हैं नंबर इनके पास पूरा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको लग रहा है 11 जनवरी से पहले ही परवेज इलाही साहब ले पाएंगे एतमाद का वोट? हसन खावर साहब। जी सादिया, मैं 2-3 बातें इस पे करना चाह रहा हूँ। जी अभी आपकी आवाज आ रही है, जी फरमाइएगा। जी बिल्कुल। देखिए एतमाद का वोट तो परवेज इलाही साहब लेंगे और जाहिर है कि हमारे नंबर पूरे, उसमें हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन देखें, देखना ये है, जो आपने 2-3 बातें की, मैं भी जरा अपना मौक़िफ़ उस पे देखूं कि देखें गवर्नर का जो उहदा है हमारे सिस्टम में, वो इसलिए नहीं है कि वो एक जमहूरी सिस्टम को चलते चलाए डिरेल कर दे। जो एजाज साहब ने भी बात की कि अपनी मर्जी के मनपसंद वो रीजन दे, उसके बाद एक सेशन के चलते हुए रूल्स लॉ को डिफाइन करें, उनको वायलेट करें, उसके बाद एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक सेशन कॉल करे और उसके बाद ये कहे कि क्योंकि ये सेशन नहीं हो सका इसलिए मैं असेंबली तोड़ देता हूँ। तो ये इस किस्म का तो नहीं हो सकता ना काम। दूसरी बात यह है कि अदालतों का जो फैसला है वो सबसे काबिल ताज़ीम है, लेकिन मुझे भी ये बात समझ नहीं आई कि कैसे एक वो राइट्स जो आइन आपको देता है अदालत आपसे ले सकती है। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि हमने उसको करना ही है और उसकी रोशनी में आगे चलेंगे। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि 11 से पहले ही इंशाल्लाह एतमाद का वोट लें ताकि इस मसले को खत्म करें और असेंबलियों की तहलील की तरफ जाएं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि 11 से पहले ही आप खत्म कर लेंगे। इल्जाम तो ऑब्वियसली हॉर्स ट्रेडिंग का दोनों तरफ से लग ही रहा है, लेकिन अहमद पनसोटा साहब मुझे बताइएगा कि ये जो मामला जिस अंदाज में आज सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप सो मोटो नोटिस लें या जैसे एतजाज अहसन साहब ने भी इस हवाले से राय दी है, तो मुझे बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में क्या चांसेस हैं कि ये इसके अगेंस्ट कोई डिसीजन आ जाए और रोक दिया जाए, या लिमिटेड इख्तियारात के साथ कहा जाए वजीर आला को कि वो काम करें। ये लिमिटेड इख्तियार वाली चीज वो हमजा शहबाज के एपिसोड में भी हमने देखी थी। ट्रस्टी वजीर। मैं क्विकली स्टार्ट करूंगा। जो सेनेटर साहब ने एक बात की थी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो हैं वो उसके ताबे नहीं होते। रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनते हैं और 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक फुल फोर्स देता है आईनी, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जब भी कोई सियासी मसला अदालतों में जाएगा, मैं उसके एज लॉयर
और किसी तरह भी खिलाफ हूं। कोर्ट्स आर नॉट देयर टू डिसाइड पॉलिटिकल क्वेश्चंस। हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस की प्रॉब्लम यह है कि इनको अपने से ज्यादा कॉन्फिडेंस इस वक्त अदालतों पे और हर चीज वहां पर लेके जाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वहां जाती है वहां से फैसला आता है, फिर तकलीफ भी होती है। अब इस टाइम पर जो ये कहा जा रहा है फ्रॉम पॉलिटिकल सर्कल्स कि जी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे, क्यों करे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर? ये काम आइन के तहत पार्लियामेंट का है। अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ये नहीं पता कि कौन सा आइन का प्रोविजन कैसे और कैसे होगा और सारा मसला बना के हमने 5 मेंबर बेंचेस और 3 मेंबर बेंचेस में जाएंगे, तो फिर इस तरह फैसले आएंगे। जब फैसले आएंगे तो आपको उससे प्रॉब्लम होगी। और मजे की बात यह कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को प्रॉब्लम है। मैं पिछले 5-6 दिन से यह बात कर रहा था कि ये स्पीकर्स रूलिंग भी चैलेंज होगी, गवर्नर का ऑर्डर भी चैलेंज होगा और फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी देखें ये ऑर्डर ठीक नहीं है। मैं समझता हूं स्पीकर जो है वो किसी भी असेंबली का हो, प्रोविंशियल हो, नेशनल हो, उसकी रूलिंग का एक प्रॉपर क्रेडेंस देनी चाहिए। आप अपने स्पीकर को खुद इख्तियार देते हैं। अगर स्पीकर ने एक रूलिंग दी है, वो हाउस का कस्टोडियन है, उसको इख्तियार दें। जिस तरह आप आज जज के खिलाफ बात नहीं कर सकते और आप कहते हैं जी हम आइन के तहत इनकी बात मानेंगे और ये बड़े अच्छे हैं और हम इनके साथ हैं, इसी तरह स्पीकर को भी वो क्रेडेंस दें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर आर्टिकल 69। हिज डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज। हमने मजाक बनाया हुआ है, एक ही साल में चौथा डिसीजन है। सही बात की। और ये हमारे सियासतदान कहते जरूर हैं, हमने जरूर ये सुना है कि भैया वो कहते हैं इदारे जो हैं वो अपनी डोमेन में रहें और हमें हमारा काम करने दें, चाहे वो फौज के हवाले से हो, चाहे वो कोर्ट्स के हवाले से हो। जब उनके खिलाफ कोई चीज आती है, कोई फैसले आते हैं कोर्ट से, तो तनकीद जरूर करते हैं। बट ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सियासतदान फिर अपने तमाम मामलात कोर्ट्स में लेकर जाते क्यों हैं? खुद अदालतों में पहुंचे हुए होते हैं कि जी ये इशूज हैं, ये मामलात हैं, इनका कोई हल निकाल दें, क्योंकि सियासतदान अभी तक ये सलाहियत नहीं रखते कि अपने इशूज पार्लियामेंट के अंदर जो हैं वो हल कर सकें। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। असम्बलियों का मामला तो हमारे सामने है, पंजाब का मामला चलें अदालत में चला गया, लेकिन सवाल ये भी उठा कि फिर केपी की असम्बली तहलील क्यों नहीं हुई? कल की तारीख गुजर गई। लेकिन एक और चीज जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पीडीएम की तरफ से ताने मिलते हैं कि आप तो स्पीकर नेशनल असम्बली के पास आते ही नहीं हैं, जब उन्होंने हर एक को फर्दन फर्दन बुलाकर आपसे तस्दीक करनी है तो फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सेनेटर अफनान साहब, उसमें उन्होंने कहा है कि स्पीकर को जब ये पता चलता है कि हम लोग सब इकट्ठे होकर आ रहे हैं और अपने इस्तीफों की तस्दीक चाहते हैं, तो स्पीकर साहब जो भाग जाते हैं वहां से, वो छुट्टी पे चले जाते हैं। तो कह रहे हैं इस दफा हम बताए बगैर जो है वो छापा मारेंगे। तो स्पीकर साहब क्यों नहीं करते फिर उनके इस्तीफे एक्सेप्ट करें अगर वो नहीं रहना चाहते वहां पे? नहीं, फवाद चौधरी साहब को सबसे पहला ये काम करना चाहिए, जो मिनिस्टर एनक्लेव में इन्होंने घर पे कब्जा किया हुआ है ना, उसको छोड़े। अभी भी है अभी भी वहीं पे है ये। अच्छा, तो बात ये है कि रह रहे हैं वहां पे रह रहे हैं फ्लैट में, उधर जो फ्लैट्स भी है ना। ओके। अब बात ये है कि ये आप दूसरों को आप कह रहे हैं कि जी हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भाई आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सारे आप ले रहे हैं, ये कौन से आप मजाक तो ना बनाए ना, मतलब कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। और बात ये है कि मैं राजा परवेज अशरफ साहब भी उधर ही बैठते हैं, हमारा भी वहीं पे ये सारा सिलसिला। राजा साहब हर रोज तकरीबन अपने दफ्तर में होते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि वो अवामी आदमी है, उधर लोग आ रहे होते हैं, उनके काम चल रहे होते हैं, आप कोई भी चला जाए उनके दफ्तर, आप जाए अंदर, तो ये कहना कि जी हम और अच्छा, आप छापे ना मारे। तनख्वाहें भी सब हैं, इन्होंने घर भी रखे में सरकारी सब कुछ है, वो तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। आप लोगों मैं बता देता हूँ क्या कह रहे इस्तीफे नहीं, तनख्वाहें जो है मार्च के बाद से ली नहीं हमने। नहीं, अप्रैल की तनख्वाहें इन्होंने ली हैं, लेकिन उसके बाद से तनख्वाहें जो है उनकी रुकी हुई है। लेकिन जो फेडरल लॉजेस के फ्लैट हैं, जो मिनिस्टर एनक्लेव्स के फ्लैट हैं, घर है, ये गाड़ियां हैं, कायमा कमेटी की क्या कहते हैं जो गाड़ियां हैं, वो सारी इन्होंने अपने पास रखी। देखिए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो आप यूज कर रहे हैं ना उनके, यहाँ तो फिर आप ना करें यूज। फिर जो है ये अभी बात की है, कहते हैं मेरे भाई ने, बैरिस्टर साहब ने, भाई बात ये है कि आइन का आर्टिकल जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल रूल्स को अलाउ करता है, मगर कोई रूल किसी लॉ को नहीं निगेट कर सकता। इस तरह थोड़ी हो सकता है, वरना आप किसी लॉ को पकड़ के रूल लिख देंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। और मुझे ये बताएं कि ये जो है अपना ये जो स्पीकर है, इसके राइट्स तब है जब स्पीकर पीटीआई का हो। जब दोस्त मोहम्मद खोसा स्पीकर था, उसने रूलिंग दी थी, वो तो आपने उल्टी करा ली जाके कोर्ट से। फिर ये बात जो करते हैं कि जी सियासतदान जो है वो कोर्ट में भी जाते हैं, देखें हमें कोई शौक नहीं है, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया ताकि हम मिल बैठ के काम कर सकें, एक फ्रेमवर्क बनाया, 18वीं तरमीम की उस फ्रेमवर्क के तहत,
फिर किसने इस मुल्क की सियासत के अंदर इमरान खान को घुसेड़ के इस मुल्क की सियासत को गंदा किया? हमने तो नहीं किया ना। वो तो कहता है भाई मुझे, मैं बात करूंगा। कौन लेके आया? कौन लेके आया? वो आप भी उन्हीं को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं जिन पे आजकल वो तनकीद कर रहे हैं। नहीं, मैं मुर्द इल्जाम का सारा पाकिस्तान जानता है इनको कौन लेके आया। क्या कहते, ये जो कोर्ट्स की इनकी ख्वाहिशात हैं कि जी फलाना फैसला दे, फलाना फैसला दे, इलेक्शन कमीशन यूं करे, फौज यूं करे, ये बुरी आदतें इनको किसने डाली है? ये हालात यहां तक पहुंचने, हम थोड़ी इसके जिम्मेदार हैं। हम तो आज भी ये चाहते हैं कि सियासतदान बैठ के मामलात हल करें, लेकिन एक बंदा गैर सियासी है, उसका ताल्लुक नहीं, वो उसकी जमहूरी सोच नहीं है, उसकी आमरीत वाली सोच है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मुझे हसन खावर साहब मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह से अफनान साहब ने बात की है, ये आज पीडीएम के और लोग और स्पेशली पीएमएलएन के लोग भी ये बात कर रहे थे। हसन इकबाल साहब को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हमसे बैठ के बात करें, सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, नहीं चल रहे? क्योंकि आज जो खान साहब ने जब जर्नलिस्ट से वो मुलाकात में बात कर रहे थे कि उनको अगले साल मार्च अप्रैल में इलेक्शंस नजर आते हैं, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हाँ कहीं पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो कहाँ हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात? जब ये कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहे, तो खान साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखें, जो भी मुज़ाकरात थे, जो भी है, वो सारा कुछ सदर ममलिकत जो है आरिफ अलवी साहब, उनके सुना, और कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात ये, इनसे किस बात पे मुज़ाकरात करें? इलेक्शन हम करवाना चाहते हैं, इलेक्शन से इनकी जान जाती है, लोगों से ये भागना चाहते हैं, ये चाहते हैं बाकी सब कुछ हो जाए, बस इनको वोट ना लेने जाना पड़े। अब इसके ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं ना हो सकते। दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भी वक्त आ गया लोगों को क्लियर करें कि जी पर्क्स एंड प्रिविलेज ले रहे हैं। कभी इनकी पार्टी का कोई बंदा कहता है तनख्वाहें ले रही हैं, फिर लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं। चले, कम से कम सेनेटर साहब ने सही बात की कि मार्च अप्रैल के बाद नहीं तनख्वाह ली। आप मुझे बताएं, अगर कोई पर्क एंड प्रिविलेज ले भी रहा है, एक तो मेरा ख्याल नहीं, दूसरी बात ये है फेडरल गवर्नमेंट दे रही है ना, बंद कर दे। इशू पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का है कि इशू रेजिग्नेशन का है? आप भाई उनकी रेजिग्नेशन अप्रूव करें, उन्हें कहें जाओ, पूरे मुल्क को पता है कि रिजाइन कर। वो कह रहे तनख्वाहें बंद कर दी, जो सरकारी घर हैं, गाड़ियां हैं, वो ये इशू नहीं है। तो फिर आप अपनी अथॉरिटी इनको इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी फिर उनको घरों से भी निकालें, उनकी गाड़ियां भी वापस छीने, फैमिली जो मर्जी करें। मैं तो कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ रेजिग्नेशन अप्रूव करें, उनको डीनोटिफाई करें, खत्म करें बात। अब बात यह है कि डरते हैं ना कि यार इलेक्शन न करवाने पड़ जाए। अब इस डर का तो इलाज हमारे पास तो नहीं है, ये तो इनका अपना पूरा सियासी रिकॉर्ड और सियासी गलती है जिसलिए यहाँ खड़े हैं। इसका इलाज पीटीआई नहीं दे सकती। अच्छा, अब ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात है, आप मुझे एक बात बताएं, सदर ममलिकत आज ये बात कहें, अभी पिछले दिनों ये क्राइसिस चल रहा था जब रेको डिक का बिल था, इनकी आपस की लड़ाई हुई, बाप पार्टी ये वो, अगर सदर ममलिकत साहब एक खत लिखते कि जी बाप पार्टी से लड़ाई हो रही, मेरे ख्याल में ये कॉन्फिडेंस जो है असेंबली का नहीं रहा, और जी अगले दिन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, कोई इनके आधे मेंबर बाहर गए होते, कुछ दोपहर के 2 बजे कहते जी इनको तो मैं डीनोटिफाई कर रहा हूँ, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सके। अगर तो ये प्रेसिडेंट रखना चाहते हैं, खुद 58(2)B को जिंदा करना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन ये कोई सर्विस नहीं दे रहे जमहूरियत को, डिस सर्विस है। तीसरी बात ये है, तीसरी एक बात और कि देखिए, बट हसन खावर साहब मुझे बताइए, देखिए एक चीज तो ये बात ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि कल को प्रेसिडेंट कह दें कि जी शॉर्ट नोटिस पे आ जाए, आधे एमएनएस बाहर गए में हो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप ले लें, वो नहीं ला सकते ज़ाहिर है इतने नंबर। लेकिन मुझे एक साथ ये भी बताइए कि एक हफ्ते का टाइम जो था खान साहब को, अब ऑब्वियसली ये तकवीयत पकड़ता है ना ये नैरेटिव कि अगर उन्होंने असम्बलियां तहलील करनी होती तो फिर उसी दिन ऐलान करते, एक हफ्ते का टाइम ना लेते। एंड प्लस ये जो केपीके वाला जो उनके वजीर आला की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हमने तो कोई एडवाइस ही तैयार नहीं की, हमें तो खान साहब का कोई हुक्म ही नहीं आया, तो पंजाब का मामला अदालत में गया, केपीके क्यों नहीं तहलील हुई फिर? पंजाब की असेंबली के साथ तहलील करेंगे, उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है। हमें असेंबलियां तहलील इसलिए नहीं करनी कि हमें असेंबलियां तहलील करने का शौक है, असेंबलियां तहलील इसलिए करनी है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने, मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। प्रेशर तो पंजाब से बनना है, केपी की असेंबली से क्या प्रेशर बनना है? तो पंजाब की जब असेंबली जाएगी साथ केपी की जाएगी। दूसरी बात यह है, इनके तमाम लीडर खुद कहते रहे ना कि जी आप रिजाइन करें, तहलील करें असेंबलियां। हम तहलील करने आए तो फिर ये भागे आए बचाने के लिए। अब कोर्ट ये कह रही है कि जी रुक जाए, तो अब इनको फिर ये चाहते सिर्फ ये है कि कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे दे कि इनके किसी शख्स को उठा के कह दे कि ले जी पंजाब गवर्नमेंट भी आपकी है और इलेक्शन भी नहीं होने, अब अगले 2-4 साल चलाएं। ये फैसले तो अदालतें नहीं कर सकती ना, अपनी मर्जी की तो अदालतें नहीं है।
बस अब ये तो देख लेना जैसे इन्हें मिली है। तो अब ये बात है वो फिर अहमद पंसोटा साहब की बात सही होगी ना, फिर सभी अदालतों को देख रहे होते हैं। हाँ चले, मुझे बैरिस्टर साहब एक और चीज भी मुझे बताइएगा कि अभी भी जाहिर है शकूक व शुबहात हैं इलेक्शंस को लेके। आज खान साहब अगले साल मार्च अप्रैल की बात कर रहे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा का रद्द-ए-अमल आया कि क्या ये 2024 की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई सवालिया निशान उसके आगे था, एक सवाल था, लेकिन ये चीज इस्लामाबाद में आप भी जानते होंगे कि ये तो अफवाहें हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन को इन्वोक करके 1 साल मजीद बढ़ाया जा सकता है, और ऑब्वियसली उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो इकोनॉमी को ठहराया जा रहा है। सो आपको लगता है कि ये चीजें हो सकती हैं? प्लस इलेक्शन कमीशन है, सेंसस होना है, डिलिमिटेशंस में टाइम चाहिए। देखिए, इस आइन की हर वो प्रोविजन जो स्पेरिंगली इस्तेमाल होनी चाहिए, पीडीएम का दिल है वो हर रोज इस्तेमाल हो, और इस किस्म की हरकत डेफिनेटली करेंगे, अदालतों में जाएंगी, चीजें फ्रस्ट्रेट होंगी। आइन की जो बेसिक स्पिरिट है उसको फॉलो करने से इस वक्त सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज कासर हैं, और चूंकि पीडीएम इस वक्त इन पावर है। दूसरा, एक मैं क्विक कमेंट करना चाहूंगा, आई थिंक एक मैग्नानिमिटी रिक्वायर्स कि इस किस्म की चीजों पर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि कौन किस जगह पर फ्लैट्स में रह रहा है या नहीं रह रहा। इनके अपने सेनेटर मरहूम जो 7 साल मिनिस्टर्स एनक्लेव में रहे हैं, एंड मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बट मैं वैसे बात कर रहा हूं, ये मैग्नानिमिटी होती है बिटवीन पॉलिटिशियंस कि जब ऑपोजिशन में जाता है दूसरों को फैसिलिटेट करते हैं, और ये बड़ा पुराना इनका ट्रेडिशन है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और तीसरी मैं बात ये कर रही थी, अहमद पंसोटा साहब सर नाम लेना, मैं मेरी आदत है, मैं पॉलिटिशियन नहीं, मैं नाम नहीं, आप नाम लेना, फिर आपने ये बात क्यों की? सर मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ ना, आप बात तो करने देना। नाम लगाऊं कोई? मैंने इसलिए बात की कि आपने बात की, एग्री नहीं करता। आप पीटीआई की नुमाइंदगी ना करें, अपनी बात करें। जी सर, नहीं आप एग्री ना करें, अलग बात है, लेकिन आप भाषण ना दें। आपसे लीगल नहीं, वो आपसे लीगल बात पूछी गई है। अपने जो है 7 साल आप कौन होते हैं भाई? इनका काम नहीं है बैठ के यहाँ पे आप एडवाइस ली गई, आप भाषण दे रहे हैं यहाँ पे। जिस चीज की मर्जी नुमाइंदगी करूँ यार, आप कौन है? आप खामोश हैं ना। अब जब एक बंदा बोल रहा हो, बात सुने, जानता कौन है, बात सुने, बात सुन ले। बैरिस्टर साहब अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह के शुक्र है आप जैसी मेरी बिल्कुल शोहरत नहीं है। उनके मरहूम वालिद साहब पे इल्जाम लगाया, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं 7 साल झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अच्छा चलिए, बात ही नहीं है। क्या मेरे वालिद साहब फेडरल मिनिस्टर थे, बकवास के तो आप एक्सपर्ट हैं सर, माशाल्लाह। बकवास के आप एक्सपर्ट हैं, बकवास के आप एक्सपर्ट हैं। इस किस्म की फजूल ज़बानें मत इस्तेमाल करें। रिश्तेदार हैं क्या आप? रिश्तेदार नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। मुझे इस पर बात करने दीजिए। अगर कहीं पर भी अगर सरकारी खर्चे पर, और बाबा भाषण नहीं दे रहे, आपको ये बता रहा हूँ कि मुकम्मल करें। ऑब्वियसली उनके मरहूम वाले पे इल्जाम लगा, तो ऑब्वियसली ही इज सेंसिटिव अबाउट दैट। तो आप हर वक्त बाप याद आ रहा है, मैं बात किसी और की बात कर रहा हूँ। रिलैक्स करें, नहीं है, सोच समझ के कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ, आराम से बात सुनने की हिम्मत तो रखें। मैंने नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए बात की कि पॉलिटिशियंस में ये चीज मैग्नानिमिटी चलती है। ये तो मैंने बात ही नहीं की आपसे कि आपको ये हुआ है उसको ये हुआ है। आप इस बात पे लड़ना शुरू हो गए, आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। आप बात कर लें, आप बात करें जो मैं आपसे सवाल करी थी। मैं कंप्लीट कर रहा था, ठीक है जी, मैं बात जो कंप्लीट अपनी कर लूं। मेरा ये है कि उस बात से खैर आगे मूव ऑन होते हुए मैग्नानिमिटी से आगे चलते हैं कि बिल्कुल इलेक्शंस जो हैं अपने टाइम पर हों, जब भी हों, जो भी उसकी पार्लियामेंट्री रवायत है उसके मुताबिक होने चाहिए। बट कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी प्रोविजंस कि जी आपने हर वक्त उनको स्पेरिंगली एक्सरसाइज करना है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस और बाकी सारी, ये थोड़ी सी गैर मुनासिब बात है। एंड आई थिंक कि इन प्रोविजंस को बिल्कुल इन्वोक नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप लोग वाकई इरादा रखते हैं इलेक्शंस करवाने का अक्टूबर में? मैं समझता हूं कि जो इलेक्शंस हैं वो अक्टूबर 2023 में अपने टाइम के ऊपर होंगे। ठीक है, हम बिल्कुल, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम कोई इमरजेंसी क्लॉजेस इस्तेमाल करके जो है वो एक्सटेंशन दें। और हम जमहूरी और आईनी लोग हैं, हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को अगर हमने आगे लेके जाना है तो ये सबसे ज़्यादा लाजिम हम पे है कि हम आइन और कानून की पासदारी करें। अगर हम खुद आइन और कानून की पासदारी नहीं करेंगे, बेशक अगले करते हैं कि नहीं करते, हमने तो देखा है इन्होंने जो है रूलिंग जो दी, जिस तरह इन्होंने असेंबलियां तोड़ने की कोशिश की, जो फिर कोर्ट में गया और उसका फैसला आया, वो सारे पाकिस्तान ने देखा। जो फवाद चौधरी और ये अपना आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ किया अभी अप्रैल में, हम तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हम जिस दिन
असेंबलियों का टाइम पूरा आपने जो होगा, करना था 17 कर अगस्त है, छोड़िए। जो भी अगस्त है वो, आपने उस दिन हम और असेंबलियां ले ली टूटेंगी, और क्या करना है 2 महीने का टाइम होगा, ठीक। केयर टेकर होगा और उसके अंदर जो है वो तो अगला इस इलेक्शन तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस कहीं पे भी इन्वोक करने का इरादा हुकूमत का नहीं है। हसन खाबर साहब फरमाइए। देखें, बात यह है, मैंने तो आपको बता दिया, छोटी सी बात है, इनका सिर्फ जान इनकी निकल रही है इलेक्शन से, और ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि या तो फील्ड से बाहर अच्छा। खान साहब को डिस्क्वालीफाई, उन्होंने बाहर ये बात की है, और किसी तरह नवाज शरीफ साहब की माफी करा के यहाँ पे लाके इलेक्शन लड़ाएं। उसके अलावा, और ये भी तब तक अगर कोई इनकी मकबूलियत बन गई, सिर्फ ये चाहते हैं, अदरवाइज इनको इमरान खान की और पीटीआई की मकबूलियत से डर लगता है, लोगों से भागना चाहते हैं, वरना और क्या वजह, करा दें पंजाब और केपी में, हमें तहरील करने हम देते आपको असेंबलियां, शिकस्त से फास्ट और कर देते करेंगे इलेक्शन। हम आपकी जी जमानत देंगे के ना साथ तो करेंगे मैदान में इलेक्शन आगे। आएंगे, मैदान में दोनों आएंगे, से- तो दोनों मैदान तरफ से से ये भागते ही खेल रहेंगे। रहे हैं। पास जो मैदान में नहीं एजेके का आएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आपके वो सामने कह रहे हैं करवाएंगे तो आप शिकस्त देंगे। एजेके का इलेक्शन आपने देखिए, देख जो लिया मैदान से ही ना, आप लोग कहते आप थे लोग 13 पार्टियां, जो है 13 ना, पार्टियां, वो कहते हैं ना कि आपको चोर आपकी हुकूमत पे लंगोटी शिकस्त छोड़ के दी ये भाग भी गया। मजे की बात ये है हाल कि है एजेके आपका। में भी आप मैदान भी में आना अपनी नहीं चाहते कामयाबी आप लोग। क्लेम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं मेरी बात सुने, एजेके का बॉर्डर लगता है पोटोहार से और सेंट्रल भाई पंजाब पंजाब के से, जो तनासुब से हमें सीटें मिली और पीपल पार्टी को इनको मिली हैं, अगर वही सीटें मिली तो पंजाब में हमारी हुकूमत होगी, इनकी हुकूमत नहीं होगी। ये अच्छा, ये जी, लॉजिकल बात हसन है। साहब। पंजाब हमारा गढ़ है। इलेक्शन हम पंजाब कराएंगे इनका अक्टूबर में। गढ़ था, पंजाब अगर से आपको इनकी इलेक्शन करवाने का इतना शौक है तो आप करा लेते कि मार्च में, पंजाब जब आपने समझा क्यों नहीं तोड़ी। मुस्लिम लीग नून का गढ़ बोलते ना उस था, वक्त। जो मुस्लिम लीग का गढ़ था, वहां से इनकी जान निकल रही है। अब तो इनके हाल ये टीवी पे बात नहीं सुनना चाहते। भाई आप लोगों की बात तो सुने। एजेके में अब आपकी आपको हुकूमत बात है और आप लोग हार गए, ये है सारी पंजाब में आपकी इलेक्शन पॉपुलैरिटी। लड़ रहे हैं आज आप एजेके पंजाब में हारे ना आप। पूरी पार्टी कहती रही कि मुजफ्फराबाद में पंजाब हारे, के तहलील मीरपुर करें। में हारे, हारे कि नहीं एजेके हारे? के रिजल्ट में आपको वो पाकिस्तान में एजेके के नहीं रिजल्ट में आपको भेज दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। पता नहीं आप कौन से रिजल्ट देख रहे एजेके हैं। का मैं ये रिजल्ट कहता हूँ, में अच्छा हारे। हसन खाबर साहब भी कह रहे हैं मैं एजेके का रिजल्ट भेजूं। बड़े मजे की बात, मैंने ये सवाल आपसे किया, आप कहते हैं आप कामयाब हुए, वो कहते हैं वो एजेके में कामयाब बंदे को हुए। ले आए, जो एजेके का रिजल्ट आया, अगर वही पंजाब को आया तो मुस्लिम तीसरे बंदे को हुकूमत होगी। अच्छा बताएं, तीसरा बंदा इधर बैठा है एजेके ना। में नून लीग कामयाब हुई है। हसन खाबर साहब का भी ये, हसन खाबर साहब का भी ये दावा। एजेके में पीटीएन की जी हाँ, सीटें डबल है, मिला के है ना, अभी भी मिला के है। पीडीएम की जमातें जो है वो कह रहे हैं पीटीआई से ज्यादा है, अलग अलग जमात को ना करें। आपकी अपनी हुकूमत है वहां पे, फिर भी आप लोग हार गए। जी हसन जी देखें, बात यह है, बड़ा फ्रिवलस आर्गुमेंट है कि जी हम सारे मिल के हमारे वोट ज्यादा है तो फलाना इलेक्शन में आ जाए, पता चल जाएगा। और जो कह रहे हैं तीसरे बंदे को बुला लें, भाई, तीसरा बंदा PDM बैठा है हुकूमत है ना, ना, जिसके आप PDM लड़ रहे हैं, को बनानी उसको है। बात नहीं करने देते। तीसरी बात तो बात नहीं करने देते, वो तो जब इलेक्शन करेंगे भाई, आप अगर हार पंजाब गए से डर रहे हैं एजेके में, आप माने तो ना माने, आप हार पाकिस्तान गए। में कोई इसी तरह फ्यूचर नहीं पंजाब में आपका। भी हारेंगे इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान में आप डर मतलब रहे हैं ना, आपका एक अगर कैंडिडेट आप होता सबका पंजाब तो में फिर बात इलेक्शन की जा करवाने सकती से डर रहे है। हैं, पार्टी का अलग कैंडिडेट है, नून लीग का आगे अलग भी यही था। होगा, अब आगे भी यही होगा। Exactly. अपने अपने कैंडिडेट होंगे और जब सीटें मिलाएंगे तो हमारी ज्यादा होंगी, और ये बेचारे ऐसे ही रो रहे होंगे जैसे ये भी रो रहे हैं। ये मान ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने लॉजिक दी है। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट अलग था, नून लीग का अलग था, लेकिन हम इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे। बाद में हुकूमत होगी ना, जब वाह, 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 जीत वाह, है वाह, वाह, उसके बाद चलें। कैंडिडेट इकट्ठे Unfortunately, I have run out of time. I have to wind up here. बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनान, हसन खाबर साहब, अहमद पनसोटा साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। That's all for tonight. I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।